मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। कोई भी इफेक्टिव पार्टी जो पावर में है या जिनकी भी सीटें आ रही हैं, वो मैं नहीं मानूंगा कि वो उनमें से कोई भी बहुजन समाज का इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर रही है। जैसे जो एजेंडा अब इन्होंने चलाया है, वो ये है कि बीजेपी को हटाना है। जो मतलब जो मीडिया, नेशनल मीडिया चला रहा है कि बीजेपी को हटाने का एजेंडा है। बीएसपी भटक चुकी है, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डाउट करेगा। जो क्योंकि अब अगर आप उनकी जो पर्सनल जो वो जो पार्टी की मीटिंग्स करते, तो उसमें भी वो बहुजन से अब सर्वजन की बात करने लगी है। तो जो पीएसपी का निर्माण हुआ था, तो जो उनका जो नाम है वही बहुजन समाज पार्टी है। तो जब उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया, तो और जिस तरीके की वो पॉलिसीज ला रही हैं, वो ब्राह्मण सम्मेलन करवाते हैं या जो भी जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डाउट करेगा अब कि बीएसपी तो अपना रास्ता भटक चुकी है, और मेरे हिसाब से तो बहुजन समाज का नेतृत्व नहीं कर रही है। अब बात ये है कि अभी जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि किसी और को पावर में लाना, नेशनल मीडिया में ही चल रहा है। ब्रिजेश जी पंजाब से हैं, उन्होंने ये बताया कि आम आदमी, और जो हमारे सारे ट्रेल्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। लेकिन बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है, वो तो दोनों सेम ही है, उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन के अमेंडमेंट हुए थे, तो केजरीवाल ने बोला था कि जो SC ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन के अमेंडमेंट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने इनका समर्थन नहीं करा था। तो वो एक तरीके से SC ST के तो खिलाफ है। वो दिल्ली में कितने भी बड़े बड़े वो बाबा साहब पे शो करवा रहे हैं, वो उनको आउट ऑफ पॉलिटिकल नेसेसिटी कराना पड़ रहा है। लेकिन एक तरीके से बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में, दोनों ही, मैं उन दोनों को मनुवादी पार्टी मानता हूं, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। जहां तक बीएसपी की बात है, वो तो बिल्कुल कहीं पे पिक्चर में नहीं है। और जो बीएसपी के सीटें आई हैं, मैं पर्सनली कोई सरप्राइज नहीं हुआ हूं कि उनकी इतनी कम सीट क्यों आई है, क्योंकि उनका ग्राउंड पे भी ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ना उनकी रैलियां दिखती है, ना उनका कोई एक्टिव कार्यकर्ता भी दिखता है। उससे ज्यादा तो मेरे को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता है, वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखते हैं बीएसपी से। अब बात यह है कि जो आज के प्रोग्राम में जो मैं सुबह से सुन रहा हूं, हमारा जो पूरा थीम चल रहा है वो ये है कि फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए। अब उस पे हम ईवीएम की बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो दुनिया में एक रिसर्च हुई थी पूरे वर्ल्ड में, 120 कंट्रीज को उन्होंने लिया था जो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करती हैं। अब इन 120 जो कंट्रीज हैं, इनमें सिर्फ 25 कंट्रीज ने आज तक ईवीएम को लाए हैं, या फिर उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन्होंने लिया है। अब जो जो भी ये पार्टी के इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, इनको हमको फेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा कि क्या ये ईवीएम से वोटिंग फेयर है या नहीं। और ये जो है, ये सबसे अच्छा टाइम है, इलेक्शन के रिजल्ट अभी आए, इस पे बात करने का। तो 125 में से सिर्फ 120 में से सिर्फ 25 ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ईवीएम से आज तक चुनाव करवाया या फिर एक्सपेरिमेंट करा उस ईवीएम को। जापान, जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजी में एक्टिव एक कंट्री है, उन्होंने भी बोला कि जो ईवीएम है, उससे हम लोग चुनाव नहीं कराएंगे। और उन्होंने बीच में चुनाव रखे थे ईवीएम से, और वो वापस जापान बैलेट पेपर पे आ गया। सिमिलरली जो नीदरलैंड्स है, यूरोप में कंट्री है नीदरलैंड्स, उन्होंने भी ईवीएम को बैन करा है। अब जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जो है, उनके जो मेन लीडर थे जो ऑपोजिशन में 2009 की मैं अगर बात करूं, तो वो एल के आडवाणी थे, जो उस टाइम पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। 2009 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन एल के आडवाणी ने कहा था कि बैलेट पेपर फिर से आने चाहिए। और उस टाइम पे महाराष्ट्र और 3 अलग स्टेट्स में चुनाव थे, जब बीजेपी ने उस टाइम पे एल के आडवाणी के थ्रू खुद कहलवाया था कि ये सारे जो भी चुनाव है, ये बैलेट से होने चाहिए। और आज वो सत्ता में आ गए, तो इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब बात मैं करना चाहता हूं कि क्या ईवीएम की हम क्या खाली बात कर रहे हैं, क्या इस पे कोई रिसर्च भी है कि जो हमको कहती है कि ईवीएम की टेम्परिंग हो सकती है। क्योंकि हमको एम्प्टी बात कभी नहीं करनी चाहिए जिसके पीछे कोई बेसिस ना हो, चाहे वो कोई भी बात हो। तो इस पे मैं दर्शकों को बताऊंगा कि एक इंजीनियर थे हरि प्रसाद, और एक 3 लोगों ने एक रिसर्च पेपर लिखा है। उस रिसर्च पेपर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर आप इसको नेट पे भी डालेंगे तो ये आएगा। इसका नाम फिर से दोहरा रहा हूं, सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस रिसर्च पेपर का नाम है। ये हरि प्रसाद ने लिखा था, हरि प्रसाद थे, इनकी कोलैबोरेशन था। साइंटिस्ट थे एलेक्स हेल्डरमैन और रॉब गोंगरिम। जो एलेक्स हेल्डरमैन थे, ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका में। और जो रॉब गोग्रिप जिनका नाम था, वो एक डच टेक्नोलॉजिकल एक्टिविस्ट थे। इन्होंने जो इंडिया की ईवीएम मशीन है, इस पे रिसर्च करी थी कि क्या ये टेम्पर प्रूफ है।
तो इसमें जो उन्होंने पाया था, वो उन्होंने बोले थे कि उन्होंने बताए थे कि 2 मोड्स हैं ईवीएम की मशीन को मैनिपुलेट करने की। वो 2 मोड्स क्या है उसमें जाने का नहीं है, लेकिन मैं बस बताना चाहता हूं कि ये साइंटिफिकली और इस पे पेपर मतलब अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो कहता है कि जो ईवीएम है उसको टेम्पर करा जा सकता है। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जब ये जो हरि प्रसाद थे, जो इंजीनियर थे जिन्होंने ये खुलासा करा था, उन्होंने उनको फिर अरेस्ट भी कर लिया गया था 2010 में इसी मामले में। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बात कर रहे हैं कि जो पहरेदारी कर रहे हैं कोई ईवीएम की, कोई बाहर खड़े होके कोई कुछ आ रहे थे कि कोई बाइनोकुलर से ईवीएम जा रखे है, उनको देख रहा है कि उनके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हो रही है, तो अब वो पहरेदारी तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ईवीएम तो एक मशीन है। जरूरी नहीं है कि आप मशीन को अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी मशीन, ईवीएम नहीं, किसी भी मशीन को टेम्पर करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको हाथ में लेके टेम्पर करोगे। जब एक सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही है, जब आप उसको यहाँ इंडिया में या अमेरिका में या धरती पे बैठे बैठे कहीं पे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि अर्थ के ऑर्बिट को पूरा अर्थ के बाहर, दुनिया के बाहर जो ऑर्बिट कर रही है, तो फिर आपको फिजिकली उस पर हाथ लगाओ या ना लगाओ ये तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि एंड में आउटपुट जो है वो पता नहीं, उसको चेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अब ये जो पहरेदारी वगैरह कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मेन पहरेदारी से ज्यादा इस पे आंदोलन होना चाहिए, इस पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए कि ईवीएम को हम लोग कैसे हटाएं। प्लस अगर हम केसों की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के मोस्टली 2 केस लगे हैं। पहला केस 2013 में एक सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें उन्होंने पेपर ट्रेल के बारे में बोला था कि पेपर ट्रेल होना चाहिए जिससे वेरिफिकेशन हो। फिर 2019 में 21 पॉलिटिकल पार्टी ने बोला था कि मैं शब्द यूज करा था, इन हैंड स्क्रूटनी ऑफ ईवीएम शब्द यूज करा था, ईवीएम हटाने का शब्द यूज नहीं करा है उसमें। वो केस का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 का केस है। उसमें बोला था कि जो ईवीएम है इसकी इनहैंस स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे तो कुछ साल पहले इसके पे डाउट्स रेज करे थे, बीएसपी ने भी करे थे, तो उन्होंने इफेक्टिवली कोर्ट में भी पिटिशन इसको डाली नहीं है, और डाली है तो इफेक्टिवली उसको कोई ज्यादा डिस्कोर्स में वो आया नहीं है। तो जो एन चंद्रबाबू नायडू वाला था, जो केस 2019 का मैं बता रहा हूँ, जो 21 पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें बस ये था कि जो वीवीपैट है वो 50% से ज्यादा जो है उसको वेरीफाई, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो अब वो वेरिफिकेशन के लिए केस था, लेकिन अभी भी मतलब ईवीएम को डायरेक्ट चैलेंज करे और उस पर हमारी कोई इफेक्टिव जजमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, उसको इस इशू को लेना चाहिए। अब एक और जो बात आ रही है वो ये है कि जो ईवीएम बनाता कौन है। ईवीएम 2 कंपनियां बनाती हैं, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है ये ईवीएम को बनाते हैं। और ये दोनों ही डायरेक्ट, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है, ये पीएसयू है। तो उस तरीके से ये भी एक बहुत ज्यादा एक डाउट का विषय है। अब